हाँ जी सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों की हाल है, सब मौज बार है? नहीं सर, बिल्कुल भी मौज बार नहीं है। टेक्स्ट का पेपर हो गया खत्म, बोले तो फर्स्ट ग्रुप के भी पेपर खत्म। बट सर फर्स्ट ग्रुप की कहानी कैसी रही है? हमारा अकाउंट्स और लॉ जो पेपर था वो था लल्लू लल्लू बोले तो ठीक ठाक था, बढ़िया था, इजी था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर टेक्स्ट का पेपर आते इंस्टीट्यूट ने दिखा दिया कि हम भी हैं सीए इंस्टीट्यूट, क्लियर है। और उन्होंने बनाया कुछ ऐसा पेपर जो बच्चों की हो गई है हवा टाइट। ठीक है, रिव्यू करने वाला हूं, मैंने अभी तक जितने बच्चों से बात करी है उन सबके पेपर की कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आई है। मैं भी थोड़ा लेट हूं, मेरी क्लासेस चल रही थी, बट सर हम थोड़ा रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू में आपको कुछ बातें करने वाला हूं। सर देखो रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट, अगर आप सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकंड ग्रुप के एग्जाम देने वाले हो, तो मेरे बच्चे जाओ जल्दी से पढ़ाई करो, बाद में आके देखना इन वीडियोस को। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए अभी नहीं है, आराम से बाद में देखना। लेकिन अगर आपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं है, आप फर्स्ट ग्रुप डिपेंड करके बैठे हो, नाउ आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि क्या आप सितंबर एग्जाम के रिजल्ट का वेट करोगे या अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। तो उनके लिए ये वीडियोस बड़ी काम की हैं। ठीक है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस चैप्टर को जब मैं इस पेपर को रिव्यू करूंगा, उसी के साथ में मैं आगे की प्रिपरेशन करूंगा कि अगर पेपर आपके अच्छे गए, ऑफकोर्स आप अपने सेकंड ग्रुप पे प्रिपरेशन तैयार करो या फिर आप अपने रिजल्ट के लिए वेट करके आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर पेपर में थोड़ा भी डाउट है तो यहां से आंसर चेक करो, और अगर आपको लगता है नहीं यार पेपर उतने अच्छे नहीं गए जितने एक्सपेक्ट किए थे, तो सर अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। और जब जनवरी वालों के लिए मैं बहुत कुछ चीजें लेके आने वाला हूं, रिवीजन्स लेके आना हूं। जो गलतियां आपने सितंबर में कर दी हैं उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ। अब मुद्दे पे आते हैं, पेपर की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास दो पार्ट है, पहले अपने पास मेन क्वेश्चन वाला पार्ट है, फिर अपने पास क्या है एमसीक्यू वाला पार्ट है। अगर मैं बात करूं तो मैंने भी जैसे पेपर देखा, टेक्स्ट पेपर में मेरा जीएसटी पार्ट है, जीएसटी मैंने देखा तो मुझे पेपर देख के एक फील आई कि एमसीक्यू वाज गुड। एमसीक्यू उतने नहीं थे पर थोड़े ट्रिकी थे, कुछ छोटी छोटी बातें थी जो थी बट नॉर्मल थे। लेकिन जो चैप्टर ये जो मेन क्वेश्चंस आए 35 के, इनमें कुछ बातें खास थी। सर अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो डेफिनेटली, चाहे आपके जो यहाँ बच्चे देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा पेपर इजी हो सकता है, बट जो एग्जाम में थे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बातें थी। पहली मुश्किल बात, सबसे पहली बात, सर मैंने आपको परसों कल क्लास में आपको बोला था कि कल जो रिवीजन क्लास करी थी मैंने उसी में बोला था कि सर 3 चैप्टर, वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस और अकाउंट्स, मेरे बच्चे ये आराम से पढ़ लेना, क्योंकि न्यू कोर्स है, इंस्टीट्यूट इसमें डिमांड करेगा। मैंने लिंक भी डाल दी थी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कि सर ये चैप्टर पूरा पढ़ के जाना। और मेरे बच्चे आप ध्यान से देखो, पता है कितने नंबर का आया उनमें नया चैप्टर, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप इधर देखो सीधा फ्लैट क्वेश्चन आया कि सर आप लिस्ट बना दो क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने, अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने, 5 नंबर। ठीक है, फिर टीसीएस का पिछली बार आया, इस बार टीडीएस का क्वेश्चन आया। इस बार किसका आया? टीडीएस के, कितना टीडीएस, कब कब, क्यों, रिकॉर्ड वगैरह, पीरियड वगैरह डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये आया 5 नंबर का। ठीक है, फिर आगे चलो सर, ये आया आपका अगेन लिस्ट ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड एजेंट को क्या करना है, ये भी कितने नंबर का आया? 5। क्लियर है, तो ये कितना हो गया? 15। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अगर मैं देखा जाए तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आया प्लेस ऑफ सप्लाई बिले तो 5। डेट मींस अगर देखा जाए 45 नंबर का पेपर था मेरा, 45 में से 20, अगर एमसीक्यू वाला पार्ट हटाऊं तो 45 में से मेरे बच्चे 20 मार्क्स जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे आए हैं? न्यू कोर्स के, सिर्फ 3 चैप्टर। मेरे बच्चे ये थोड़ी नुकसान वाली बात है। जिन बच्चों ने इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो बल्ले बल्ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा सर उनके लिए बाकी चैप्टर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मेन यही भरा पड़ा है, 25 नंबर का बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 नंबर काफी होते हैं। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन यहां भी हैं जो आपके करेंगे। मैं एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी मैं शुरू से शुरू करता हूं और आपके साथ रिवाइज करता हूं, ठीक है, ताकि आप अपने आंसर चेक करो। सबसे पहला कह रहा है एक डीएफ था, रजिस्टर्ड सप्लायर है गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है और गुड्स एंड सर्विस का है, पुणे का है, और इसकी टर्नओवर जो जनवरी की मंथ की दी है वो इसकी टर्नओवर 32 करोड़ 3.2 करोड़ थी प्रीवियस ईयर। तो ये कंपोजिशन तो नहीं है, नॉर्मल सप्लायर है। ठीक है, अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो 9% है। पहले इसकी कुछ दी है इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो ये तो नॉर्मल है, टैक्सेबल गुड्स की इंट्रा स्टेट। क्या लगेगा? 5 लाख पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। मेरे बच्चे सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगा दोगे, बच्चे ने लगा भी रखा है बिल्कुल टनाटन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एफ लिमिटेड ने एक प्रॉमिस करा है डीईएफ को कि वो अक्टूबर दो, एफ लिमिटेड कोई कंपनी, मैं डीईएफ हूं, हमने प्रॉमिस किया कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 3 महीने में, बट हम ये काम नहीं कर पाए हैं और इसकी वजह से डीईएफ कंपनी ने लगाई है पेनल्टी और कंसीडरेशन आई है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कितना? प्री रिटर्न एग्रीमेंट था जो 2 लाख की, तो 2 लाख की पेनल्टी आई है। 2 लाख की क्या है? पेनल्टी। दिस इज नॉर्मल अगेन। ठीक है, अगर आपको बोलूं तो ये भी आपका नॉर्मली माना जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं बात करूं तो डीएफ लिमिटेड ने बुकिंग, एयर बुकिंग करिए, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करिए, इकोनॉमिक क्लास है, बागडोगरा से महाराष्ट्र। याद करो एग्जेम्पशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि बागडोगरा मणिपुर
सॉरी बच्चों, ठीक है। बागडोगरा, हाँ जी तबीयत ठीक नहीं है बट ध्यान सुना, बागडोगरा, मणिपुर वगैरह, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, ये सारे कुछ स्टेट थे जिनको ऊपर एग्जेम्पशन थी, टर्मिनेशन या एम्बार्किंग कुछ भी हो रहा हो एग्जेम्प्टेड है। तो अगर बागडोगरा है तो एग्जेम्पशन है सर, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। आगे चलो, कह रहा हमने गुड्स खरीदे थे 5 लाख के, जिसमें हमने डेबिट नोट इशू करा, कब खरीदे थे? 15 मार्च को, ठीक है। और नाउ आर लिमिटेड, इन्होंने खरीदा था सामान आर लिमिटेड से, नाउ आर लिमिटेड ने डेबिट नोट इशू करा 15 जनवरी को पोस्ट डिलीवरी सर्विस एज अ पार्ट ऑफ टर्म ऑफ सेल। मतलब कोई हुआ होगा 5 लाख का, सीधी सी बात, हमने परचेज किया होगा, तो जब हमने परचेज किया होगा तो क्या करा होगा, हमारे लिए आईजीएसटी आया होगा, मतलब हमने क्या करा होगा, क्रेडिटर को डेबिट करा होगा, ठीक है ना। क्रेडिटर क्या करा है, हमने सॉरी क्रेडिटर को क्रेडिट करा होगा। अब वो क्या हो रहा है, डेबिट नोट, डेबिट नोट मतलब जो क्रेडिटर उन्हें कम किए जा रहे हैं, मतलब एक तरह की परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न है तो सीधी सी बात है सर, हमारे लिए जो हमने आईजीएसटी ले रखा होगा वो रिवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो इसमें आपके लिए ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, एक तरह का आपके लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है कि आपको ये आईजीएसटी रिफंड, मतलब जो जीएसटी है वो रिटर्न रिवर्स करना पड़ेगा। दैट मींस आपके लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। नॉर्मल है, आपने अपनी एक यूनिट बेच दी गोइंग कंसर्न में, सर गोइंग कंसर्न मतलब पूरा सामने वाला बिजनेस चलाएगा। याद करो एग्जेम्पशन में गोइंग कंसर्न बाहर है, ठीक है सर। बिजनेस एग्जीबिशन कर रहे हैं दुबई में, अगर इंडिया से बाहर कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है और उसमें आप पार्टिसिपेशन करवा रहे हो तो उसका भी क्या है, एग्जेम्प्ट। ये भी एग्जेम्प्ट है, इसकी भी बात नहीं होगी, ये भी एग्जेम्प्ट है, इसकी भी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है बेटा, इसकी भी बात नहीं होगी, इन सब पे टैक्स नहीं लगने वाला। इनवर्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई है, नॉर्मल आईजीएसटी लग जाएगा। इंट्रा स्टेट सर्विस है, नॉर्मल क्या लग जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और यहां पे हम कस्टमर से सामान खरीद रहे, कस्टमर को देने के लिए, कस्टमर को देने के लिए जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे। तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप सामान बेचोगे तो उसके लिए आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, नो आईटीसी, आपको आईटीसी यहां नहीं मिलेगा। तो बस क्वेश्चन खत्म है। तो आपको करना क्या था, इन दोनों पे आपको आईजीएसटी निकालना था, सो आईटीसी निकालना था, वो आईटीसी के आपके ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाता, टोटल आईटीसी आ जाता। यहां पे आप लायबिलिटी निकालते और लायबिलिटी निकाल के नेट पेमेंट निकाल देते, दी आपका आंसर नॉर्मल था, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन परेशान करे, मुझे नहीं लगता सर देखो यहां पे कोई क्वेश्चन ये पॉइंट परेशान करेगा, नहीं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हो सकता है आप परेशान हो जाओ, ये हो सकता है आप परेशान हो जाओ, 2 पॉइंट परेशान करने वाले, बाकी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल आ गया, ठीक है। आगे चलो, कह रहा एबीसी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जीएसटी में, और उन्होंने ये सर्विस डाली है कि उन्होंने ये सर्विस दी है। क्या क्या सर्विस दी है, कंसिडरेशन रिसीव हुआ है उनकी नेबर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसके लिए एबीसी इंफ्रा ने क्या करा है, इंस्टॉल करा है एक प्लांट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। लेकिन ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट होती तो बात अलग होती। नॉर्मल हमने उनके लिए वेस्ट वाटर के लिए प्लांट लगाया और उसके लिए पैसा ले रहा है, नॉर्मल सर्विस है, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या होगी, टैक्सेबल। कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, आप क्रिकेट मैच करा रहे हो आप किसी के लिए, और उसमें आपने 2,42,500 कलेक्शन किया 500 टिकट बेच के। एक बार हिसाब लगाओ, मेरे हिसाब से 242 ये कितने रुपए से कम है, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 500 से कम होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। 2,42,500 डिवाइडेड बाय 500, 2,42,500 डिवाइडेड बाय 500, 485 रुपीज पर टिकट आ रहा है। याद करो, इस चाहे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट है या अनरिकॉग्नाइज है, अगर वो कोई भी इवेंट करा रहा है स्पोर्ट इवेंट और उसका टिकट 500 रुपए तक है तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है सर, इसका मतलब इस पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। मणिपुर, मिजोरम से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, बागडोगरा, यहाँ फ्लाइट उड़ रही है या यहाँ फ्लाइट टर्मिनेट हो रही है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। सर्विस, अगर आप कोई भी बिल्डिंग दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को अंडर 243 एग्जेम्प्ट होती है, प्योर लेबर सर्विस। लेकिन यहां मटेरियल है, मटेरियल भी एग्जेम्प्ट है, बट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल का। तो एक बार चेक करते हैं, 8,20,000 उसका 25% निकालूं, 8,20,000 का 25% निकालूं तो ये आ रहा है 2,05,000, जबकि मटेरियल कितना है 279, 25% से ज्यादा है सर, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो 2 टैक्सेबल है और बाकी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको निकालनी थी जीएसटी सर, ये तो ईजी है, ठीक है। बट इसमें हो सकता है बच्चा पहले पोर्शन में गलती कर दे, वहां कंफ्यूज हो जाए, बाकी तो एग्जेम्पशन से क्वेश्चन है डायरेक्टली, और तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एग्जेम्पशन पे क्वेश्चन है। मैंने बोला था बेटा एग्जेम्पशन पढ़ के जाना, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां बात करें 6th में क्या है,
कह रहा है मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं आंध्र प्रदेश का, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी में डील कर रहे हैं हम लोग, हम सर्विस में भी डील कर रहे हैं। और कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मशीन बेचकर कितनी है 1.32, पिछले साल कितनी थी 1.32 करोड़, जिसमें से फर्स्ट ईयर हमने कुछ भी सर्विस नहीं दी थी। कंपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, कंपोजिशन में अगर आप गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो 10 लगता है, कंडीशन के साथ में 10% वाली, बट यहां पे ना वो पिछले साल सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, सर्विस में डील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सिर्फ कौन सी लगेगी 1.5 करोड़, उससे ज्यादा टर्नओवर है नहीं, आपको मिल जाएगी सर कंपोजिशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे भी है, कह रहा 23-24 के लिए वो प्लानिंग कर रहा है कि अब वो सर्विस देगा। ओके, पिछले साल नहीं था, इस साल है, 6.5 लाख की सर्विस दे रहा है, जिसके लिए उसने कहा है, कह रहा है वो सामान खरीदेगा रॉ मटेरियल 5 लाख का अदर स्टेट में। बेटा इंटर स्टेट सप्लाई डिसअलाउ है, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ वो कह रहा है कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल जी एलिजिबल है, क्योंकि उसकी प्रीवियस ईयर टर्नओवर में 1.5 करोड़ थी, सर्विस नहीं दी, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, 5 नंबर फ्री के। बस कंडीशन पता होनी चाहिए कंपोजिशन की, रिवीजन कराया था, देख लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, गरिमा एक पर्सन है जो भावना नगर की गुजरात की है और इसे कार खरीदनी है क्यारा मोटर से राजस्थान की। ये राजस्थान खरीदने पहुंचे, क्यों, क्योंकि कहीं कम रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, रोड टैक्स भी कम लगेंगे। क्लियर है। गरिमा ने डिलीवरी ले लिया कार की जयपुर से। इंपॉर्टेंट बात समझना बेटा, गुड्स सप्लाई हो रही है, कार क्या है गुड्स, और गुड्स पे लगता है सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी, और कहता है अगर आपने गुड्स बेचा है तो मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है, यहां मूवमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्यारा वाले क्या कर रहे हैं, मूवमेंट वहीं, गाड़ी वहीं दे दे रहे हैं, कह रहे भाई खुद लेके जाओ, हम नहीं दे रहे डिलीवरी। तो अगर मूवमेंट नहीं है तो जहां डिलीवरी दी जा रही है, दैट इज लोकेशन जहां अवेलेबल किया जा रहा है, वही मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब लोकेशन है जयपुर, आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी, जयपुर। दैट मींस मुझे गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, गुजरात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मल। अकबर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ये आया बेटा अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट जो मैंने दी थी, मैंने कहा था ना अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आया अमेंडमेंट से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एक कंपनी है आकार एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और वो क्या कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन है नागपुर के, महाराष्ट्र के, वो चाहते हैं डिस्प्ले करना प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे डिफरेंट स्टेट में। मतलब ये ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, लेकिन ये एजेंसी की सर्विस नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट का सर्विस नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी जगह चाहिए, वो जगह ले रही है स्पेस की अलग अलग लोगों से जो अर्थ से अटैच्ड हैं। उदयपुर, राजस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक जीएन इंटरप्राइज। मतलब क्या है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट करता हूं, अब वो सर्विस नहीं है, अब मैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग अलग लोकेशन रेंट पे ले लेता हूं ताकि मैं अपने क्लाइंट की वो एडवर्टाइजमेंट उन लोकेशन पे लगा चाहूं। तो मैं यहां एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा हूं नहीं, मैं लोकेशन रेंट पे ले रहा हूं। तो वो लोकेशन की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जो भी लोकेशन पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां भी वो होल्डिंग सिचुएटेड है। तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जो भी आपकी लोकेशन ऑफ होल्डिंग है। और अगर डिफरेंट स्टेट में तो आप अलग अलग स्टेट में उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानोगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है, या वैल्यू, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। वैसे एरिया के हिसाब से यहां पे डिवाइड होगा, क्योंकि यही हमारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। खत्म। ये टीडीएस का क्वेश्चन था, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाकी ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन था, ये 7(1)B 7B, ठीक है। ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, अच्छी खासी मैंने क्लास में डिस्कशन करी है। प्रॉपर आपको 5 नंबर का लिखना है। ये वो क्वेश्चन है जो ई इनवॉइसिंग है, याद है जीएसटी में कुछ लोगों को इनवॉइस नहीं करना था, वो कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है 2 नंबर में। और एक जीएसटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन था, ठीक है, कि भैया कुछ केसेस में जीएसटी काउंसिल को आप मना नहीं कर सकते कि ये गलतियां हो गई, इसकी वजह से भैया आपकी जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग बेकार होगी। जैसे कि मान लो जीएसटी काउंसिल में कोई वेकेशन आ जाती है, जीएसटी काउंसिल में मेंबर कोई चला जाता है और वो वेकेशन फुल नहीं हो रही और आपने मीटिंग करा दी और मीटिंग में कुछ डिसीजन ले लिए गए, तो क्या वो डिसीजन इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं। दूसरा, क्या मीटिंग अगर आपने करी, ठीक है, मीटिंग आपने करी, लेकिन मीटिंग की प्रोसेसिंग जो ऐसी होनी चाहिए कोरम वगैरह के हिसाब से वो इनवैलिड हो गई, तो क्या वो पॉइंट इज प्रोसीडिंग नहीं होगी? नहीं सर, होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2-3 पॉइंट है कि भैया आपने कोई एब्सेंटी थी या आपने प्रोसीडिंग सही से नहीं हुई, प्रोसीजर सही से नहीं लिया मीटिंग का, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर आपने जीएसटी काउंसिल ने अगर कोई काम किया है तो वो माना जाएगा। 2-3 पॉइंट है यहाँ पे, वो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है बेसिकली, उसी के 3 नंबर है, ठीक है। अगर डिस्कस करना होगा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, बात खत्म। अब ना जल्दी से आते हैं एमसीक्यू। मेरे बच्चे एमसीक्यू पाना, ठीक है। जब मैं एमसीक्यू की बात करूं तो ध्यान से बताना, जब मैं एमसीक्यू की बात करूं तो एक बार मेरे साथ एमसीक्यू देखना, ठीक है। क्वेश्चन आया एमसीक्यू का, पवन इंटरप्राइजेस, ठीक है, कह रहा पवन इंटरप्राइजेस है,
स्टेट ऑफ राजस्थान में इनका बिजनेस है मई से, और इनके टर्नओवर एक्सीड कर गई है 4 जुलाई को, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है 2 अगस्त को, मतलब कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, और उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया 10 तारीख, तो विद इन 30 डेज लिया है, तो मतलब इसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन लाइबल है। और मेरे हिसाब से पहला एमसीक्यू यही आया कि सर इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मेरे लिए 4 जुलाई जिस भी बच्चे ने करा बिल्कुल 2 नंबर पक्के, ठीक है सर। पवन जो माना जाएगा वो 2 अक्टूबर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसाइनमेंट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, कह रहा है उसके बाद ये इंडिया में इन्होंने सामान भेजना शुरू किया, ये सब कहानी है, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं कह रहा हूं आगे चलते हैं। फिर कह रहा है इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह करेंगे, ये सिर्फ इन्होंने एक ऑर्डर रिसीव किया दिल्ली से जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 45 और एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 12%, एक ही इनवॉइस में दोनों में दे देंगे। बेटा ध्यान सुनना, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब होता है ई-वे बिल, ई-वे बिल में कंसाइनमेंट वैल्यू डिफाइन है, और कंसाइनमेंट वैल्यू में सीधी सी बात है एग्जेम्प्टेड कभी भी पार्ट नहीं बनता। तो जितनी भी टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू है प्लस जीएसटी, तो इसका मतलब 45 और 12%, 45 12% निकालोगे 5400 समथिंग आ रहा था, तो ये आ गया 50400। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ रही है 50400। ये आंसर ठीक है, क्लियर है। अगर आपने ये लिखा है तो बढ़िया है। फिर कह रहा है ड्यू डेट ऑफ पवन की फाइनल रिटर्न, मतलब पवन अपना बिजनेस अगर यहां चल रहा है कि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा, ये कस्टमर वगैरह उसके टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे, और उनका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो 25 तारीख को जीएसटी सरेंडर कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है। बट सरेंडर से क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन कैंसिल की पीओ ने अप्रूव करी है वो करिए 31 अक्टूबर। बेटा कैंसिलेशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, तो 31 अक्टूबर से 3 महीने लगाओ, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट मींस 3 महीने बोले तो 31 जनवरी 2024 को आपकी फाइनल डेट, लास्ट डेट आपको फाइल कर देनी पड़ेगी। बस 3 नंबर। और बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। तो एमसीक्यू तो इजी थे, अभी अभी खत्म नहीं हुए। कह रहा है ट्रुथ ऑफ गुड, जो गॉड है, ट्रुथ इज गॉड, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रहा है, ध्यान सुनना, उनका इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, और वो रेंटिंग कर रहे हैं प्रीमिसेस विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस प्लेस, मतलब रिलीजियस प्लेस के अंदर अंदर। तो याद है एग्जाम्पशन में आता था, बिल्कुल आता था, पूछ भी रहा है एग्जाम्पशन कब से है। अब याद करो वहां पे 3 चीजें होती थी कि आपने शॉप रेंट पे दी है, आपने रूम रेंट पे दिया है, या आपने क्या बोलते हैं, आपने हॉल रेंट पे दिया है। शॉप होता था 10,000 से कम पर मंथ, है ना, और रूम होता था 1000 रुपए से कम पर डे, और हॉल होता है 10,000 रुपए से कम पर डे। तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा वरना टैक्सेबल हो जाएगा। अब इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, इन्होंने 1000 तो कैंसिल हटा दो क्योंकि 1000 पे टैक्सेबल है, 10,000 भी हटा दो कैंसिलेबल है, पर डे की कहानी है तो शॉप भी हटा दो। अब पॉइंट ये कि 1000 यहाँ पे 999 भी ठीक है अगर रूम के हिसाब से बात करें, और हॉल के हिसाब से बात करें तो 9,999 भी ठीक है, ठीक है। बट क्वेश्चन ने क्लियर नहीं करा कि आप ये रेंट किस पर्पज के लिए दे रहे हो। अगर आप रूम रेंट में देखो तो 999 भी आंसर ठीक है, और अगर आपने हॉल के लिए दिया तो 9,999 आपका करेक्ट है। अब बच्चे 2 आंसर है इसके, क्वेश्चन ने क्लियर करा नहीं। अब मेरा ऑप्शन तो ये है कि अगर मुझसे एक ऑप्शन पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मिनिमम, मैं क्या बोलूंगा मिनिमम 999 भी आप लिख सकते हो, बट कुछ बच्चों ने 9,999 भी लिखा होगा, कुछ ऑथर ये भी कह रहे हैं, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। दैट मींस इंस्टीट्यूट यहां पे नंबर देके चलेगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली नहीं है, एक नंबर है। अगर आपने 999 दिया वो भी ठीक करेगा, 9,999 वो भी ठीक करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं है और आपकी एग्जाम्पशन दोनों है, 999 भी है, 9,999 भी है हॉल के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा सर इनवर्ड आपने गारमेंट करा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछिए। कह रहा 5 लाख की आउटपुट सप्लाई करिए, आपने एक गो ग्रीन से लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स दिया, ये टैक्स ऐड हो जाएगा, और आपने कस्टमर को बोला था कि 3 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो उसने डिस्काउंट मिला है 5,000 जो सेपरेटली कस्टमर को दिया गया है, इवन थो नो प्रायर एग्रीमेंट वाज मेड ऑन डिस्काउंट। ओ माय गॉड सर, पहले डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं था, अगर पहले नहीं था मतलब पहले ये अवेयर नहीं था, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये डिस्काउंट कहलाएगा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या कहलाएगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और बेटा अगर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो इसकी डिडक्शन मिलने वाली नहीं है, तो आपके लिए वैल्यू जो रहेगी वो 5 लाख रहेगी प्लस 10,000 रहेगी। दैट इज करेक्ट आंसर इज 5,10,000, जिस भी बच्चे ने करा बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आपके इनकम टैक्स शुरू हो जाते हैं, मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पे इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, एक और केस सिनारियो दिया इन्होंने। कह रहा है सर वर्मा कंपनी, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है टैक्स लायबिलिटी पूछिए जुलाई 2023 की कितनी है। तो जुलाई 2023 की देखो, ये तो इंपोर्टेड सर्विस हो गई, जो जुलाई में इन्होंने कंपोजिशन स्कीम में, सबसे पहली बात कंपोजिशन स्कीम है, और इन्होंने पूरे महीने में जो सामान बेचा है वो 10 लाख बेचा है, जिसमें से 2 लाख की सर्विस है,
2 लाख की रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, अगर रेस्टोरेंट होती तो बात होती और अपने को लेना देना नहीं, तो अभी पूरे 10 लाख पे लगेगा। कह रहा है प्रीसीडिंग ईयर में जो फर्म बिजनेस कर रही है वो ट्रेडिंग का कर रही है, तो सीधी सी बात है टर्नओवर पिछले साल 100 लाख थी, 1 करोड़ थी, 1 करोड़ में मतलब कंपोजिशन इसकी मिलती है। तो सीधा बताओ 10 लाख टर्नओवर है, 10 लाख का सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1%, दैट मींस आ गया 10,000। लेकिन बच्चे 10,000 तो टोटल आ गया, उन्होंने पूछा ईच बेटा यहां गलती कर देंगे। हाँ भाई ध्यान दो इधर, ये 10,000 का मतलब ईच है, ईच का मतलब 5,000 CGST और 5,000 HGST, तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो 5 है, 10 नहीं है 5 है। क्यों? क्योंकि ईच पूछा है, तो ईच बोले तो 5,000। आगे चलो फिर क्या पूछा उसने, कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस कौन सी सप्लाई मानी जाएगी। तो बेटा देखो आर्किटेक्ट सर्विस लिया आपने, विनोद से एक पार्टनर है आपकी फर्म का, दैट इज रिलेटेड पार्टी है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, उससे आपने 1 लाख के लिए और सर्विस पे करिए। अगर पे करिए तो 7(1)(b विद कंसिडरेशन, और विद कंसिडरेशन में आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल, दैट मींस ये आपने इवन बिजनेस के लिए नहीं करी तब भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई में आएगी, आपको इसका इंपोर्टेशन माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई मानी जाएगी। बच्चे ने करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, नहीं सर ये गलत है, आपकी ये सप्लाई मानी जाएगी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है मिस्टर लाल से लिए, जो रिन्यूड लॉयर है लेकिन स्वीडन में बाहर लॉयर है, और वो हमारा एक्स एम्प्लॉय था। बेटा करंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, एक्स था, एक्स हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं है, पहले था अब नहीं है, अब नहीं है तो अब रिलेटेड पार्टी नहीं है। और उसने ये सर्विस लिए 3 लाख की, बिजनेस में यूज करिए नो कंसिडरेशन, अगर नो कंसिडरेशन करिए तो 7(1)(c का पैरा डी यहां पर आएगा। और बेटा अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो रिलेटेड पार्टी होना जरूरी है, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। द करेक्ट आंसर इज 1 लाख। एंड द लास्ट पॉइंट उसने क्या बोला है, कह रहा है सर आप ये बताओ उनको एलिजिबल ITC कितना मिलेगा कैपिटल गुड्स पे, किस दिन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर 150 करोड़, 1.5 करोड़ इस साल एक्सीड हो गई 5, तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो 25 अक्टूबर को अगर बाहर, 25 सितंबर को अगर बाहर हुई है तो 24 सितंबर उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मेरे बच्चे खत्म, क्लियर है। तो ये GST, तो अगर मैं बोलूं तो इसमें भी 3 में से आपका देखो हो सकता है बच्चा यहां पे गलती कर दे, ठीक है, यहां पे वो इसमें गलती कर सकता है, ठीक है, इस पॉइंट में भी गलती कर सकता है, वो हो सकता है 10,000 आंसर दे दे, ठीक है, बट मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है, तो 2 नंबर यहां पे आराम से हो सकते हैं। और MCQ में यहां हूं तो यहां मुझे नहीं लगता, देखो यहां पे आप ये बिल्कुल आराम से कर सकते हो, यहां पे भी आराम से कर सकते हो, फाइनल रिटर्न अगर प्रोविजन पता है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपके लिए नॉर्मल पॉइंट है और ये भी नॉर्मल है। मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ 5-6 नंबर के MCQ खराब होंगे, आप 10 नंबर MCQ में आराम से स्कोर कर सकते थे। तो बच्चे कह रहे हैं टफ है, बट मेरे हिसाब से GST पार्ट वाला इजी है, इनकम टैक्स थोड़ा सा है ठीक है, बट बाकी मुझे नहीं पता, इनकम टैक्स आप खुद से ट्राई करना एक बार तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और बाकी सब्सक्राइब कर लो। जो भी अगर आपके पेपर अगर अच्छे नहीं गए हैं तो बेटा आई प्रॉमिस कि आपके जनवरी पेपर बहुत अच्छे से जाएं, ठीक है। उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स के सारे एएस रिवाइज करेंगे, शेड्यूल 3 करेंगे, कंसोलिडेशन अमलगमेशन रिवाइज करेंगे, GST फिर से एक बार रिवीजन शुरू करेंगे और बढ़िया से पहले सेकंड बुक रिवाइज कराऊंगा, फिर फर्स्ट बुक कराएंगे, फिर सारे RTP MTP वगैरह सब कुछ करने वाले, क्लियर है। तो बढ़िया से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ जाओ जनवरी के लिए, अब 1 जनवरी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे।